नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कानून का अर्थ है नियमों, कानूनों और विनियमों का एक ऐसा संस्करण जो लोगों के व्यवहार को विनियमित करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा समुदाय है जो समुदाय के द्वारा बाध्यकारी होता है, जो सरकारी और गैर संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। जी हाँ, कानून का उद्देश्य है समाज में न्याय, समानता और समान अधिकार उपलब्ध करवाना है। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियम के बारे में, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में आमंत्रित है एडवोकेट राकेश पाल सिंह जी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताइए कि ये जो भूमि राजस्व विनियम है और भूमि सुधार विनियम है, ये अंडमान निकोबार में कब लागू किया गया और इसकी आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी? ये लागू हुआ है 1966 में जी। 17th ईयर इंडिपेंडेंस के बाद ये लागू हुआ है और आर्टिकल 240 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको लागू किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। ये लागू इसलिए किया गया मैडम क्योंकि आप देखिए हर एक क्रिमिनल केस का एक अपना लॉ है, सिविल का एक अपना लॉ है। तो जैसे जमीन यहाँ पे टेनेंसी में दिया गया यहाँ के सिटीजन्स को, तो उसको जैसे किसी ने आपका जमीन में गैर अधिकार तरीके से उसको इनक्रोच किया है, आप उसको कैसे बाहर निकालोगे? अच्छा, आपको आपके जमीन को अगर डाइवर्ट करना है, समझिए एग्रीकल्चर लैंड को हाउस साइट में या कमर्शियल में, आप कैसे करोगे? कुछ तो कानून रेगुलेशन होना चाहिए। आप बेचना चाहते हो, किसी दिक्कत में आपको जमीन बेचना है, तो आप किस कानून के तहत बेचोगे, कैसे बेचोगे, कौन अथॉरिटी होगा? आपको जमीन डिमार्केशन करवाना है अपना, आपको बाउंड्री चेक करवाना है, आप किससे करवाओगे? कोई तो अथॉरिटी होना है। तो इस रेगुलेशन में ये सब अथॉरिटीज के साथ में कानून दिया गया है, जिसके तहत जो भी आपके जमीन के संग इलीगल होता है या कोई एनक्रोच करता है या कुछ भी होता है, तो आप इसके तहत अप्रोच कर सकते हो तहसीलदार साहब को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, डीसी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को या एलजी साहब को, आप इसके तहत आप अप्रोच कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भूमि संबंधित जितने भी मामले हैं उनके निपटान के लिए इस यहाँ का अंडमान का जितना भी जमीन का इश्यूज होता है, ये रेगुलेशन मान के चलिए ऐसे एक पेरेंट रेगुलेशन है जी। जैसे हम बोलते हैं ना गीता हुआ, कुरान हुआ, तो ये यहाँ का जमीन के लिए एक उसी तरह एक पायस बुक है, समझिए। तो इन्हीं सभी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इस विनियम को लागू किया गया था। अब हमें ये बताइए कि ये जो भूमि राजस्व विनियम है, ये अन्य विनियमों से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, आप अगर इसको सिविल प्रोसीजर कोड से आप कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे केस कैसे फाइल करते हैं, उसका प्रोसीजर्स क्या है, प्लेंट क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट क्या हुआ, काउंटर क्लेम क्या हुआ, डिक्री कैसे ड्रॉ करना, ये एक अलग कानून है। अगर आप इसको दूसरे स्टेट से देखते हो इंडिया का, तो इंडिया में बाकी स्टेट में ओनरशिप है जमीन पर। अच्छा, हमारे यहाँ पे ओनरशिप नहीं है। तो ये थोड़ा सा उस एंगल से डिफरेंट है कि हमारे यहाँ पे टेनेंसीशिप है, ओनरशिप नहीं है। आज आप जिस जमीन में रहते हो 30 साल से भी, तो आप ओनर नहीं हो उसका। अच्छा, आप टेनेंट हो। आपको जब चाहे गवर्नमेंट को अगर कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको रिज्यूम करना है, तो वो आपको नोटिस दे करके प्रॉपर कॉम्पनसेट करके आपका जमीन रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है अलग स्टेट से। तो क्या ये आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू होता है? जी, ये ट्राइबल एरिया में सभी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है उसको छोड़ करके, सिर्फ फॉरेस्ट लैंड में ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा। अदरवाइज अंडमान के सभी जितने भी लैंड्स है सब रेवेन्यू लैंड्स है और ये रेगुलेशन के तहत ही आते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भूमि है, इसका स्वामी कौन होगा? देखिए, स्वामी बोला जाए तो रेगुलेशन 38 के हिसाब से गवर्नमेंट ही इसका ओनर है। अच्छा, हम टेनेंट है। तो गवर्नमेंट, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, जैसे आप जानते हो फॉर एग्जांपल, आप एयरपोर्ट एक्सटेंशन हुआ था, ओल्ड पहाड़गांव से सभी को हटाया गया था, रनवे एक्सटेंशन करना था, तो उसमें से कुछ लोगों ने कॉम्पनसेशन जो दिया था लैंड एक्विजिशन का, उनको वो चीज मान लिए थे, किसी ने नहीं माना, वो कोर्ट में केस भी किए। अच्छा, मगर जमीन उनको देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसका कॉम्पनसेशन को एनहांस कराने के लिए उन लोगों ने केस किया, कई लोगों को पैसे ज्यादा मिले भी है। तो उस तहत में आप देखा जाए तो जितना भी लैंड है यहाँ पे, आप स्वामी बोलो या भगवान बोलो, इट्स गवर्नमेंट ओनली। अच्छा, तो हमें ये मानकर चलना ही पड़ेगा कि हम स्वामी नहीं है, सरकार ही इसका मालिक है। मतलब जब सरकार को जरूरत होगी वो हमसे हमारा लेगा, मगर आपको प्रॉपरली कॉम्पनसेट करेगा। ऐसा नहीं कि आज आपको नोटिस दिया और खाली कर दे, ऐसा नहीं है। उसके प्रोसीजर्स है, ही हैज टू गो बाय द प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन को।
बट रेगुलेशन 38 यही बोलता है कि जो भी ओनर है इट इज गवर्नमेंट। जी राकेश जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूमि की जो श्रेणियां हैं, इसे हम भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे इनको विस्तार से थोड़ा सा बताइए, अलग श्रेणियों को जानने से पहले आपको ये देखना है कि टेनेंसी कितने प्रकार के हैं। अच्छा, ऑक्यूपेंसी टेनेंसी है, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसी है, ग्रांट है, लाइसेंस्ड है। अब लाइसेंस क्या होता है कि आपने समझिए प्री 78 को एनक्रोचमेंट किया है। अच्छा, तो वहाँ पे हाई पावर कमेटी ने एक लिस्ट बनाया था, उसके तहत अगर आपका नाम है तो आपको सरकार लाइसेंस देती है कि आप वो जमीन को कब्जा कर सकते हो, जमीन आपका टेनेंसी में आ गया है। अच्छा, उसी तरह ग्रांट क्या होता है कि कुछ एक आइलैंड है जो थोड़ा कट ऑफ है, या कुछ एक जगह है जो अनडेवलप्ड है, जंगल कह सकते हैं, हाँ, वो किसी एक जन को दे देते हैं ग्रांट में कि आपको इतना पैसे प्रीमियम भरना है गवर्नमेंट का और इतने साल आप उसको यूज कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। अच्छा, वैसे ही आपका ऑक्यूपेंसी टेनेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंसी, एग्रीकल्चर, हिली लैंड, जो मतलब हाउस साइट में नहीं है या कमर्शियल नहीं है, वो ऑक्यूपेंसी नॉन ऑक्यूपेंसी में कवर हो जाता है। तो लैंड 3 तरह में हम लोगों के यहाँ क्लासिफाइड है, ऑक्यूपेंसी लैंड, नॉन ऑक्यूपेंसी लैंड, दैट इज एग्रीकल्चर, पैडी लैंड, पैडी फर्स्ट क्लास 1, 2, हिली लैंड, और एक है हम लोग का ड्वेलिंग हाउस जो हम बनाते हैं, हाउस साइट जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार के जो जमीन का कैटेगराइज किया गया है। तो इतने प्रकार की जो हमारी श्रेणियां हैं, इसमें हम इनको बांट सकते हैं। जी। तो मान लीजिएगा किसी भूमि को बदलने की श्रेणी को अगर कोई बदलना चाहे तो इसकी अनुमति कैसे ले सकते हैं और किन परिस्थितियों में? जी देखिए, ये जो आप डाइवर्शन की बात कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं आज का बहुत बड़ा ज्वलित मुद्दा है, मैं बोलूं। जी, काफी साल से बंद है, काफी लोग परेशान भी इसको लेकर के, और काफी लिखा पढ़ी भी चल रहा है कि भाई डाइवर्शन क्यों बंद हुआ है करके। अच्छा, बट एनीवेज एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, तो वी कैन ओनली रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन रादर। आप इसको कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्शन के लिए आपको जाना होने से रूल्स में जाना है। इसके जो रूल्स 1968 में लागू हुए हैं, उस रूल्स में चैप्टर कैपिटल ए में आपको 4A में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ही पावर है। अच्छा, आपको उनको फॉर्म ए में, फॉर्म कैपिटल ए में फॉर्मेट में आपको उनको अप्लाई करना है एसडीएम साहब को कि मुझे ये लैंड को डाइवर्ट करना है। हाँ। अब पर्पस उसमें आपको लिखना होगा क्यों डाइवर्ट करा। जैसे हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास मान के चलिए 10,000 स्क्वायर मीटर एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास हाउस साइट नहीं है, तो आप बोलोगे कि मुझे 500 आउट ऑफ 10,000 मेरे को 500 आप डाइवर्ट करके दीजिए हाउस साइट के लिए, क्योंकि मेरे पास हाउस साइट नहीं है जी। और आपको अपने एग्रीकल्चर लैंड का पेपर लगाना होगा। फिर एसडीएम साहब उसको तहसीलदार को मार्क करेंगे और एक रिपोर्ट आएगा कि वाकई में इनके पास कोई हाउस साइट है कि नहीं, इनका रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर रिक्वायरमेंट ये लगता है कि भाई इनको 500 डाइवर्ट करना है क्योंकि इनको घर बनाना है, तो डाइवर्शन होगा। बस उसके लिए आपको एक प्रीमियम जो पे करना होता है कि जो गवर्नमेंट वैल्यू है वो 500 स्क्वायर मीटर का देना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से हाउस साइट का वैल्यू ज्यादा है। तो आप उसको कन्वर्ट करके वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो 500 का, तो फिर आपको उसका प्रीमियम भरना हो, कन्वर्शन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उसे बाकायदा जो है रीजन भी बताना होगा, और जो उसका डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर वेरीफाई होगा, तहसील ऑफिस के लेवल से ही होगा, क्योंकि पटवारी तहसीलदार ये सब कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको वेरीफाई करना होगा कि वाकई में इस बंदे के नाम और कोई हाउस साइट ऑल्टरनेट है कि नहीं। हाँ जी। तो ये जो भूमि राजस्व का जो मूल्य है वो किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? देखिए, ये रेट जो है ना, ये सेक्शन 43 में रेगुलेशन में आता है। इसमें भी अब कैसे होता है ये देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के हिसाब से होता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड हुआ, पैडी फर्स्ट क्लास 1, फर्स्ट क्लास 2, हिली लैंड, ये सब आते हैं। तो जमीन का एग्रीकल्चर से रिव्यू लिया जाएगा, फर्टिलिटी क्या है जमीन का, एग्रीकल्चर लैंड है तो। अच्छा। मानिए पैडी लैंड फर्स्ट क्लास 1 है तो उसका वो ज्यादा उपजाऊ होता है। हाँ। 2 थोड़ा कम होता है। हिली लैंड में आपको मालूम है कि पेड़ वगैरह गाड़ो तो आप उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। तो उस हिसाब से फिर डीसी साहब, वो रिपोर्ट आने के बाद में डीसी साहब फिर एक रेट रखते हैं कि इसको ऐसे इवेलुएट किया जा सकता है। वैसे ही हाउस साइड, आप आज अबरडीन बाजार में 200 स्क्वायर मीटर और आप 11 चरमा में 200 स्क्वायर मीटर में फर्क है, ये आप खुद जानते हो, एक नॉर्मल आदमी जानता है। तो उसके हिसाब से फिर उस रेट फिक्स होता है कि इसका ये रेट होगा। आप कमर्शियल जमीन कहीं भी हो, मान के चलिए बाजार में हो या गोलघर में हो, तो कमर्शियल इज कमर्शियल, उसका अपना वैल्यू स्टैग्नेंट वैल्यू है जी। तो उसका एक रेट अलग से फिक्स होता है, 43 के तहत ही होता है और डीसी साहब करते हैं इसको जी। हम अपने बारे में जानना चाहेंगे कि हम भूमि राजस्व कैसे बांट सकते हैं? ये आपको देखिए, इसका असेसमेंट जैसे होता है कि एक लैंड का इतना वैल्यू, इतना आउटपुट है एग्रीकल्चर लैंड का, तो फिर ये चीज तहसीलदार सर्कल को जाता है। आपको
चौधरी, हर एक विलेज में चौधरी अपॉइंट किया जाता है, जो डीसी साहब करते हैं। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। आपको लैंड रेवेन्यू उन्हीं को बांधना है। हाँ। वो एक रिसिप्ट देंगे आपको बांधने के बाद में। अब बहुत लोगों का ये सोचना है कि भाई मेरा जमीन तो ऐसी खाली पड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों बांधूं। देखिए, इसका 2 चीज होता है। आप जब रेवेन्यू बांधते हो तो आप ये डिक्लेयर करते हो कि ये जमीन मेरे पोजीशन में है, मैं इसका टेनेंट हूँ, मालिक तो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकते। दूसरी बात यह है कि आप बाउंडेड हो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू देने का, जो गवर्नमेंट ने आपको जमीन दिया है। आप अपना दायित्व भी पूरा कर रहे हो कि मैं दे रहा हूँ। आप रोड में गाड़ी चला रहे हो, रोड टैक्स देते हो ना, बिल्कुल। आप रोड टैक्स नहीं बांधते हो, पुलिस रोक के आपकी चालान करती है। तो वही है कि आप एक अपना डिक्लेरेशन दे रहे हो लैंड रेवेन्यू दे करके कि भाई ये जमीन मेरे कब्जे में है, मैं इसका टेनेंट हूँ और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, ज्यादा नहीं होता है। मैं अगर हकीकत बोलूँ आपको तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लैंड का रेवेन्यू 100 या 150 रुपए से ज्यादा हो। तो अब इंसान को एटलीस्ट गवर्नमेंट को उतना तो देना चाहिए जो उनके हक में बनता है। तो ये देना बहुत जरूरी है। काफी लोगों का, काफी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सिविल सूट डालने के लिए पार्टीशन का। अच्छा। मैं पूछता हूँ लास्ट लैंड रेवेन्यू आपने कब बांधा है? हाँ। साहब 2019 में बांधा है। अरे भाई, क्यों नहीं बांध रहे हो? हाँ। क्या करने साहब, कुछ तो होता नहीं है जमीन में। हाँ। मगर आपको गवर्नमेंट ने एक जमीन तो लाइसेंस में दिया है, तो आप कम से कम उसका कुछ तो पैसे जो बनता है लीगली वो देना चाहिए आपको। तो लोगों को इसका महत्व जानने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, कि हमें ये जो राजस्व है इसका भुगतान क्यों करना चाहिए, सरकार को हमें क्यों पैसे भरना चाहिए। 100-150 रुपए तो आज स्कूल के बच्चे लेके जा रहे हैं, आप मान के चलिएगा, आप साल में दे रहे हो। हाँ। उससे एक दस्तावेज भी आपको मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। गवर्नमेंट भी ये मानती कि हाँ, ये बंदा इस जमीन को पकड़ के बैठा हुआ है, ये इसमें काम कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो आइदर वे आप अपना लीगल राइट भी दिखा रहे हो उस जमीन में। बिल्कुल। तो आपको 150-200 रुपए से कोई नुकसान भी नहीं जा रहा मेरे हिसाब से। देना चाहिए, क्योंकि आज हम बिल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अगर आज नहीं देंगे तो डबल होगा। बट ये है कि रेगुलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप नहीं बांधते हो, नेक्स्ट ईयर जाके आप बांधते हो तो 2 साल का टोटल एक साथ ले लेते हैं। आप अगर फाइन इम्पोज करना शुरू करोगे, सब बांधेंगे, सब बांधेंगे जी, है ना। तो ये जो मान लीजिए कृषि भूमि है, हमें इसे आवासीय भूमि या व्यवसायिक भूमि करने के लिए क्या प्रावधान करना? मैंने बोला ना आपको, एसडीएम साहब को डाइवर्शन के लिए लिख के देना 4A में। मगर देखिए, एग्रीकल्चर लैंड का एक चीज है, अगर आप डाइवर्शन के लिए लिख के देते, जैसे मैंने बोला आप हाउस सेट के लिए लिख के देते हो, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा। अगर आपके पास ऑल्टरनेट हाउस सेट नहीं है तो डेफिनेटली आपको एक हाउस सेट, क्यों रहने के लिए तो आप जिंदगी भर एकर्स ऑफ लैंड रख के तो आप किराए में नहीं रह सकते हो, या कोई गवर्नमेंट एनक्रोच किया हुआ जमीन में तो आप नहीं रह सकते हो, दैट इज ऑल्सो इलीगल। तो आपको अगर डाइवर्शन कराना है ये बोल के कि मेरे पास हाउस सेट नहीं है, तो डेफिनेटली उनका होगा। मगर ये 500 स्क्वायर मीटर का फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या है, अच्छा, कितना उपजाऊ है, ये सर्टिफिकेट आपको एग्रीकल्चर देगा। हाँ। अगर एग्रीकल्चर ये बोलता है कि इस 10,000 स्क्वायर मीटर में ये एक एरिया में फर्टिलिटी कम है, तो फिर डाइवर्शन वहां भी हो सकता है, 500 स्क्वायर मीटर आपको मिलेगा। कमर्शियल में अब ये देखना है कि आप क्या प्रोजेक्ट लेके आते हो। अच्छा जी। हाँ। आप क्यों कमर्शियल कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर लैंड को आप कमर्शियल करके आप फ्लैट बना के बेच दोगे, क्या रिक्वायरमेंट है उसका। जैसे आप मान के चलो परिवार में 10 बच्चे हैं, उसमें से 5 पढ़े लिखे जिनको जॉब नहीं है, अब उनको कुछ अपना जीविका के लिए करना है, तो आप क्या करोगे? लैंड रख के तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको तो काम कुछ करना है। आज के तारीख में एग्रीकल्चर भी आप बताइए कितना डेवलप, अंडमान में कितना डेवलप रह गया। आफ्टर सुनामी तो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हाँ। आप एक सुपारी पेड़ भी लगाते हो, मान के चलो नारियल पेड़, वो 3 साल या 4 साल बाद फल देगा, तो 4 साल आप क्या खाएंगे? तो अब बच्चा सोच रहा है कि उसको एक सर्विसिंग सेंटर खोलना है, या कोई वहां पे राशन शॉप खोलना है, या कुछ अलग इंडस्ट्रियल ये करना है, तो उसको एक प्रोजेक्ट देना होगा। अच्छा, कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा इतना इनकम हो रहा है इनकम, और मेरे ही जमीन में अगर मैं करता हूं तो मुझे जमीन किसी और से खरीदने की जरूरत नहीं है। और संग में अपना सर्टिफिकेट लगा के दे दे कि भाई मेरा ये क्वालिफिकेशन, बट आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड। तो होता ऐसे नहीं है, अभी काफी कुछ साल से बंद है। अच्छा, डाइवर्शन, अदरवाइज तो डाइवर्शन हो रहा था, उसमें भी काफी लिखा पढ़ी चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रही है, बट रीजन तो हम लोगों को भी नहीं पता क्यों बंद है करके। बट डाइवर्शन आपका एग्रीकल्चर लैंड हो या हाउस साइट को आप कमर्शियल करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भूमि की श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? आपको अपनी जमीन की पेपर देना होगा। अच्छा। आपने पूरा टैक्स बांधा है, आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि एफिडेविट के फॉर्म में कि मैं कोई जमीन किसी का एनक्रोच नहीं किया हूँ।
फिर डिमार्केशन भी प्रॉपरली होगा कि आप कोई गवर्नमेंट एक्सेस लाइन तो पकड़ के नहीं बैठे हो। ये सब होने के बाद में फिर बाकायदा आपको बुलाया जाएगा नोटिस दे करके कि रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप एक्सप्लेन करोगे। एंड अगर वो जेन्युइन है, एकदम सही है कि ये होना है, तो डेफिनेटली होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको एक डाइवर्शन का एक पेमेंट करना होगा जो स्टैंडर्ड उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, जो वहां से बकाया दिया जाएगा। आपको एक डाइवर्शन जैसी होगा तो उसमें लिख के आएगा नीचे लास्ट लाइन में कि इतना पेमेंट आपको फलाने जगह में करना है, वो गवर्नमेंट हेड में जाता है, आप कर दोगे, हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे द्वीप समूह में जो विभिन्न भागों में सर्किल दरों के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, सर्कल रेट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे। अच्छा। और ये हुआ है अंडमान निकोबार स्टैम्प डिस्प्यूटेड एक्ट के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि अंडर वैल्यू डिस्प्यूटेड रूल्स के हिसाब से 2024। पहले क्या होता था एक्चुअल में, एक जमीन जो करोड़ों की है, मान के चलिए मेरी जमीन है करोड़ों की है, अगला मेरे से ले रहा है, मेरे को 1 करोड़ दे रहा है। हाँ। मगर हम उसका वैल्यू दिखा रहे हैं 25 लाख, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी कमती देना होगा। अच्छा। आप जैसे आज सर्कल रेट हो गया है, तो सर्कल रेट के तहत अगर आप कोई जमीन लेते हो, मान के चलिए 1 करोड़ का जमीन है, तो आपको 7% आपको दे के जाना है सर्कल रेट का। अच्छा। 1.2% आपका रजिस्ट्रेशन का होगा। तो ऑलमोस्ट आप अगर ऐसे देखोगे तो आपका 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का आपको वहां पे बॉन्ड देना है। मगर पहले क्या होता था, 1 करोड़ की जमीन है, हम उसको क्या करते हैं 25 लाख दिखाते हैं कि भाई हमारा 25 लाख में एग्री हुआ, हम बेच रहे हैं, तो उस 25 लाख का हमको स्टैम्प बांधना पड़ता था। ओहो। तो ये सर्कल रेट आने के बाद में वो एक चीज अच्छा हुआ। और दूसरी बात मैं बोलूंगा सर्कल रेट से और एक चीज भी अच्छा क्या हुआ है कि आज हर एक एरिया का वैल्यू बढ़ गया है सर्कल रेट के बाद। आप ये सर्कल रेट आने के पहले आप 11 चरमा या सीपी घाट में कोई प्रॉपर्टी खरीदने, लोग बोलता था भाई ये इतना नहीं देंगे, 200 स्क्वायर मीटर का हम 10 लाख देंगे। मगर आज गवर्नमेंट जब वहां का रेट फिक्स करके रखा है 25-30 लाख, तो आपका वैल्यू इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो शायद आगे चल के ये डिफिकल्टी आइलैंडर्स को आना शुरू होगा। सर्कल रेट के मुताबिक आज अगर आप गिफ्ट इट अपने बच्चे को करते हो तो भी आपको वही सर्कल रेट देना है। अच्छा। हाँ। ये एक डिफिकल्टी, मैं क्यों बोल रहा हूँ डिफिकल्टी है, क्योंकि हो सकता है मेरे पूर्वज का जमीन हो, दादा का, परदादा का, वो ट्रांसफर होके भाई इनहेरिटेंस मेरे को मिला होगा, जो मुझे मुफ्त में मिला है। अच्छा। मैंने उसमें एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब अगर मैं वही अपने परिवार में अपने बच्चे को देना चाहूँ इमीडिएटली, क्योंकि गिफ्ट डीड होते संग में आप जमीन बच्चा अपने नाम में करा के कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो उसको करने के लिए भी आज मेरे को उसको 10-12 लाख देना है स्टैम्प ड्यूटी। तो 10-12 लाख रुपए हम एफडी करे अपने बच्चे के लिए, फिक्स डिपॉजिट करे, कम से कम उसको 10 साल बाद डबल तो मिलेगा हो सके। हाँ। मगर मेरा ही प्रॉपर्टी मैं उसको गिफ्ट डीड करूं और 15-20 लाख रुपया दूं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सोचना चाहिए, एटलीस्ट फॉर दी आइलैंडर्स जो यहाँ पे जिनको कैदी बना के लेके आया गया, प्री 42 हुआ, या उसके बाद मोपलास जैसे आए, या जो भी अभी रह रहे हैं पिछले 50-70 साल से जिनको गवर्नमेंट ने जमीन भी अलॉट किया है। अब मैं अपने ही जमीन अगर अपने बच्चे को 15 लाख रुपए अगर स्टैम्प ड्यूटी दे के दूं, तो कहीं ये चीज भी खलता है। अब आप विल करते हो, समझो एक पेरेंट्स विल करता है, तो बच्चे दुआ करेगी फादर मरने के बाद जमीन मेरे को मिलेगी, ठीक है, वो भी डिस्प्यूट हो सकता है बाद में, कोई दूसरा भाई बोले भाई मेरे को क्वांटम कमती है, इसको ज्यादा है। मगर गिफ्ट डीड में क्या, इमीडिएटली एक्शन बहुत फास्ट है। मैंने कल गिफ्ट डीड रजिस्टर कराया, परसों मेरा बच्चा की म्यूटेशन के लिए डाल दिया। अच्छा। ये एक चीज है, इसीलिए सर्कल रेट कहीं एक एडवांटेज भी दिया, कहीं एक डिसएडवांटेज भी है। तो हर एक कानून में प्रोज एंड कॉन्स तो रहते ही है, उस हिसाब से सर्कल रेट इम्प्लीमेंट हुआ, अच्छा हुआ है बेचने वालों के लिए, मगर ट्रांसफर करने वालों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें ये बताइए कि ये जो भूमि का सीमांकन है ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, डिमार्केशन, ये एक्चुअल में वर्ड डिमार्केशन है जो आपने हिंदी में अनुवाद किया है। डिमार्केशन देखिए इसलिए मस्ट है क्योंकि आज समझिए आपके पास एक 200 स्क्वायर मीटर या 500-1000 जो भी प्लॉट है जी। अब पहले क्या था, हम लोग फेंसिंग नहीं करते थे, नापते नहीं थे। हाँ। अब क्या हो गया, आपको मालूम है इंक्रोचमेंट प्राइवेट लैंड्स में भी हो रहे हैं, अगल बगल वाले पहले रिश्तेदारी निभाते थे, अब जमीन का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है। तो डिमार्केशन अगर आप एक्चुअल में रेगुलेशन 99 में ही है कि हर एक विलेज का, हर एक पर्सनल आदमी का अपना एक बाउंड्री, एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पहले होता तो उन लोग पिलर देते थे, मार्क पिलर देते थे विलेज में रेवेन्यू वाले, आजकल नहीं हो रहा है वो चीज। अच्छा। आजकल नहीं हो रहा है, रीसर्वे की बात भी नहीं हुआ है, मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। इसकी वजह से लैंड डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं। पहले विलेज में एक पिलर को पकड़ के वो चेन लेके नापते थे, लास्ट घर तक का एकदम क्लियर मिलता था। आज विलेज में कोई पिलर निकाल के दिखाइए, बोलिए मार्क पिलर नहीं है, बहुत रेयर में आपको मिलेगा। 11 चरमा में मैं तो 40 साल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहीं मार्क पिलर है कि नहीं है करके।
तो डिमार्केशन होने से क्या होता है कि आपका 1000 स्क्वायर मीटर जमीन भी है तो आपको क्लियर ईयर मार्क हो जाता है कि ये आपका जमीन है। हाँ। आप उसको फेंसिंग करके रख लो, किसी से डिस्प्यूट की जरूरत नहीं है। अगर आप खुला ऐसे ही छोड़ते हो विदाउट डिमार्केशन या कोई ईयर मार्क किए बिना, कल को आप बोलेंगे बगल वाला इनकोर्स के ले जाइए, सिविल सूट 10 साल केस चलेगा। वही तो बेटर वे ये है कि आप डिमार्केशन करवाओ, अपना फेंसिंग करो या बाउंड्री वॉल कर लो, उसके अंदर रहो, आराम से रहो, सुकून से रहो। हाँ। तो डिमार्केशन बहुत मस्त है। और जो भी नया जमीन खरीदता है तो मैं उनको सबसे पहले राय तो यही दूंगा कि भाई आप जाकर के पहले डिमार्केशन करवा लो खरीदने के पहले, क्योंकि आप खरीदने के बाद डिमार्केशन कराओगे, आपको पता चला आप ले रहे हैं 200, आपको ऑन रिकॉर्ड एक 80 मिल रहा है, क्योंकि 20 किसी और ने घेर के बैठा हुआ है। तो आप फिर उसके ऊपर केस करो, 10 साल आपका प्रॉपर्टी फंसा है, उनका फंसा है। तो डिमार्केशन मेरे हिसाब से एक ऐसा प्रोसीजर्स है जो रेवेन्यू का रेगुलेशन में है, जिससे कि आप सुकून से अपना जमीन अपना कब्जा में रख सकते हो। और कह सकते हैं ना कि जैसे हमने जितना दिया हमें उतना हाँ मिला, बस है ना, एग्जैक्टली। किसी ने हमारा पैसा और हमारी भूमि हाँ, जो कोई है, दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, आपको क्लियर पिक्चर आ जाता है कि आपका कितना लैंड है, कितना लैंड है करके। तो मान लीजिएगा कोई इच्छुक व्यक्ति है, भूमि खरीदना चाहे या प्लॉट खरीदना चाहे, तो ऐसे में कौन कौन से जो दस्तावेज है आवश्यक है और क्यों? सबसे पहले तो मैडम अगर आप लैंड ले रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, हाउस साइट हो या कमर्शियल जो भी हो, ऑक्यूपेंसी नॉन ऑक्यूपेंसी जो भी हो, ROR बोल के एक होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में खातूनी स्लिप बोलते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, रेगुलेशन 111 में है। सबसे पहले उसके पहले कॉलम में आपको देखना है कि बंदा का नाम, उसका फादर का नाम, एड्रेस, अच्छा, पार्टी का, फिर सर्वे नंबर, एरिया कहाँ का है करके। लास्ट कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमार्क्स कॉलम। वो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि आज के तारीख में बहुत ऐसे लोग हैं जो जमीन को मॉर्गेज कर देते हैं। अच्छा, मॉर्गेज करते समय रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में मार्क हो जाएगा कि ये जमीन मॉर्गेज हुआ है, हाँ, लियन हुआ है, मगर आपको जो रिकॉर्ड दिखाएगा टेनेंट, उसमें वो रिमार्क्स पोर्शन में कुछ लिखा नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। तो वंस अगर आप जमीन खरीदते हो तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। प्लस सेकंड, आपको फिजिकली जाके जमीन देखना है। अच्छा, मतलब उसका हाँ, कहाँ पे जमीन है कि नहीं अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि बहुत ऐसे जमीन है, मैं बता रहा हूँ आपको, 89 में बहुत ऐसे लाइसेंस इश्यू हुए हैं, हाँ, जिसको गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। आज तक कई केसेस में ऐसे भी पाया गया कि वो लाइसेंस जाली है, कई केसेस में ऐसा पाया गया कि अलॉटमेंट इसको हुआ ही नहीं है। अच्छा। अब वैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रख के अगर बेचता है और आप ले लेते हो, तो फिर आपको डेफिनेटली बाद में आपको केस में लिटिगेशन में जाना, क्योंकि वो बंदा बोलेगा हम तो बेच दिया भाई, मेरे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड था, अब आप जाके जो करना है करिए। तो फर्स्ट आपको रिकॉर्ड्स ऑफ राइट देखना है, फिर उसको लेकर के जाके कंसर्न पटवारी जो सर्कल का होता है उनसे एक वेरीफाई कराना है, क्रॉस वेरीफाई कराना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो जेन्युइन है कि नहीं है। वंस पटवारी, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज पटवारी, अगर वो बोल दिए कि नहीं भाई ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये कोई मॉर्गेज नहीं हुआ है, थर्ड स्टेप शुड भी आप एग्रीमेंट कर लीजिए इनिशियल एडवांस दे करके पार्टी के साथ, एंड देन पार्टी के थ्रू या तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी हाथ में लीजिए, आप उसको डिमार्केशन कराइए बिफोर दी सेल डेट। क्योंकि मान के चलिए रिकॉर्ड में 200 स्क्वायर मीटर है जो आपने सेल एग्रीमेंट किया है, आप डिमार्केशन सेल डीड के पहले कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगी कि 200 ऑन रिकॉर्ड है तो 200 जमीन में भी है। अच्छा। अगर आपने डिमार्केशन नहीं कराया, आपने सेल डीड कर लिया और सेल डीड के बाद जब आप घुसते हो जमीन में और डिमार्केट कराते हो, आपको पता चला 180 या 190 स्क्वायर मीटर है, तो आपने 10 स्क्वायर मीटर को तो ज्यादा पैसे दे दिए। अब वो बंदा तो वापस नहीं करेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड दिखा के बेचा, आपने तो डिमार्केशन पूछा नहीं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जमीन खरीदते हो डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको देखना है अगल बगल पड़ोसियों ने कहीं कोई कब्जा तो नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो ये सेटलमेंट करना आपको बहुत जरूरी है। और आप जब भी परचेस करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स को डेफिनेटली आपको देखना है। तो ऐसे में ज्यादातर आपको क्या लगता है कि जो लोग जमीन या प्लॉट खरीदते हैं, ज्यादातर ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं वो? देखिए नॉर्मली क्या है मैडम कि गलतियां तो मैं क्या बोलूं, आजकल लोगों के पास पैसा है तो उनको एक्सप्लोर करना है, कहीं ना कहीं अपने पैसे को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, सेटल करना है। तो होड़ ये लगा रहता है कि एक जमीन मिला, मान के चलिए स्कूल लाइन में है, आज स्कूल लाइन इज वेरी वर्थ प्लेस। अगर कोई बोलेगा कि भाई वहां पे एक जमीन है 25 लाख में ले लो, वो आदमी कैलकुलेट करेगा 1 करोड़ के ऊपर की जमीन है 25 लाख में मिल रहा है, तुरंत एग्रीमेंट कर लेगा। अच्छा। बाद में पता चला वो जमीन डिस्प्यूटेड है, केस में है, आपने देखा नहीं। अब आप 25 लाख का एग्रीमेंट कर रहे हो, आप 10 लाख उनका एडवांस दे दिए, बंदा बोलेगा भाई हम तो ले लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, आप केस करो, जो करना है करो। अच्छा, ये एक डिफिकल्टी है। दूसरी चीज क्या होती है, नॉर्मली
एक जमीन है 4-4 जन को बेचा गया है। हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी हुआ हाँ। है। हाँ। पहले से केस चल रहा है, आपको पता नहीं, आप तीसरे चौथे आदमी हो जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो। मेरे पास 1-2 केस ऐसे है, मेरे फ्रेंड्स का है, उन लोगों ने बेचारों ने परचेस कर लिया विदाउट माई कंसर्न, या मुझे बताया नहीं, जो भी आनंद फानंद में हो गया। लेटर ऑन पता चला कि उस प्रॉपर्टी में केस पेंडिंग है, और केस भी आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। तो ये भी चालाकी होता है। तो आपको ये सब चीज वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। वंस आप जैसे ही आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाओगे आपको पता चल जाएगा केस हुआ है नहीं हुआ। और मैं बता रहा हूँ, जैसे एक केस में एक परचेजर ने जमीन खरीदा एक व्यक्ति से, उसको पता चला और दूसरा किसी को भी बेचा है। ये बंदा फट से एक केस डाल देगा कि ये एग्रीमेंट के हिसाब से हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक डिक्री दीजिए, हाँ। कि ये जमीन मैंने वैलिडली खरीदा है करके। और वो क्या करेगा, जैसे ही स्टे मिलेगा जमीन का उसको, वो रेवेन्यू को कम्युनिकेट करेगा तहसीलदार साहब को कि भाई ये मेरे को स्टे मिला है, इसको किसी के नाम में आप एनओसी नहीं देना। हाँ। तो ये क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है वहां पे। अच्छा। आप जब खरीदने जाओगे अगर ये चीज वहां रिकॉर्डेड है कि भाई इसमें केस है, तो आपको वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो होता क्या नॉर्मली मैडम, जैसे सोसाइटी का माहौल है, लालच भी बहुत बुरा हाल में चल रहा है। तो आपने जैसे कि भूमि के बारे में बताया, भूमि खरीदने से पहले ये सब बातें ध्यान रखें। वहीं पर ये फ्लैट पर क्या नियम लागू होते हैं? देखिए, फ्लैट तो यहाँ पे आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। अच्छा। फ्लैट रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान रेगुलेशन में नहीं है आज तक। फ्लैट बन की बिक्रियां हो रही है, मगर आप मान के चलिए कि आज तक आप कोई भी फ्लैट बोलिए, यहाँ पे मिनी बे में जो फ्लैट का हुआ है वो आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आपका शादीपुर वगैरह एरिया में कई फ्लैट्स बने हैं, डॉलीगंज में बने हैं, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे मेलैंड में होता है, यहाँ पे फ्लैट रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब डिफिकल्टी वही है कि ओनरशिप नहीं है जमीन का, आप टेनेंट हो। अच्छा। वंस आप फ्लैट अगर ओनरशिप में लाके दे देते हो, हाँ। तो आप एक राइट मेरे को दे देते हो, एक्वायर कर जाता हूँ मैं कि यहाँ मेरे ओनरशिप है इसमें करके। तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज है, बट आने वाले फ्यूचर में इसको करना ही पड़ेगा। फ्लैट रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से आज लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं या फ्लैट बन रहा है, उसके हिसाब से फ्लैट रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी होगा। मगर हाल फिलहाल तो एक भी नहीं हुआ है, एक सिंगल फ्लैट अंडमान में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सब एग्रीमेंट में ही चल रहा है, 99 ईयर्स का लीज में चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो हमारे द्वीप समूह में ज्यादातर भूमि को लेकर कैसे केस आते हैं? नॉर्मली यहाँ पे मैडम देखिए, अभी जैसे आप सेटलर्स एरिया का बोलोगे तो ये होता है कि हेड ऑफ द फैमिली को जमीन अलॉट होता था उस वक्त। जैसे आप मान के चले 71, 72 ये टाइम में, या 69 में जो बांग्लादेशी यहाँ पे आए सेटलर बन के, तो उनके हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाता था। अब हेड ऑफ द फैमिली बड़ा भाई हो सकता है या फादर हो सकता है। फादर हो सकते हैं। तो अगर बड़ा भाई के नाम में समझिए हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो उनके डेथ के बाद में उनका लीगल हायर को चला जाता है, उनके बाकी भाई बहनों को नहीं मिलता है। हाँ। तो वो केस आता है कि भाई हम भी उनके भाई है या बहन, हम लोग को नहीं मिला है। वो हेड ऑफ द फैमिली थे, सीनियर थे, तो उनको मिल गया है। दूसरे अमूमन जो देखा गया यहाँ पे पार्टीशन सूट आता है बिटवीन दी फैमिलीज कि भाई वो मेरे को हिस्सा नहीं दे रहा है, आप केस करो। या फिर टेनेंट का और ओनर का, आपने रेंट में दे दिया है भाई तो वो नहीं निकल रहा है। बट यही चलता है नॉर्मली। और हाल फिलहाल में ज्यादा केसेस आ रहे हैं ये एग्रीमेंट के ही लेकर के, कि मैंने जमीन खरीदा है, बाद में मुझे पता चला कि भाई जमीन और किसी को भी बेच के रखा है। हाँ। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, जो भी ये कार्यक्रम को देख रहा है, एटलीस्ट रियल एस्टेट के जो जितने भी करते धरते हैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपका बिजनेस भी अच्छा चले, ये देखें कि लोगों को भी तकलीफ ना हो। एक जमीन को एक को ही बेचे आप रिक्वायरमेंट आपका एक जमीन का, तो आप एक को ही बेचे, क्यों आप 4-5 जन को बेच रहे हो। कहीं इंसानियत भी एक बड़ी चीज है। अल्टीमेटली कोई चीटिंग का केस होगी, आप कन्विक्ट भी हो सकते हो, क्योंकि बेचने वाले का नॉलेज में तो है कोई 4 जन को बेच रहा है। हाँ। एक ही जमीन को। तो जब वो एग्रीमेंट करता है दूसरे इंसान से, तो इंटेंशन ऑफ चीटिंग वहीं पे आ जाती है। बिल्कुल, कि मैं एक को बेच रहा हूं मगर मैं दूसरे को भी बेच रहा हूं, ये जान करके कि पहले को बेचा हूं। तो कोई नॉर्मली जल्दी जाता नहीं है केस के लिए, यही करते हैं कि भाई मेरा प्रॉपर्टी वापस मिल जाए मेरे को। कभी कभी कोई रिफंड के लिए केस कर देता है, विद इंटरेस्ट जो है 12%, 10% एज पर दी बैंक रेट, हमको इंटरेस्ट में वापस मिल जाए। तो ये तो आपका बेचने वालों के लिए संदेश रहा। राकेश जी, जो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, एक वकील होने के नाते आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, ज़मीन खरीदने का तो मैंने आपको बहुत विस्तार से क्लैरिफाई किया, फिर रिपीट कर लेता हूँ कि आपको रिकॉर्ड्स ऑफ राइट देखना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड, आपको जाके ज़मीनी तौर पर देखना है। और एग्रीमेंट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट दीजिए, 25%, 30%, 40%, आपको ज़मीन पसंद आता है तो। मगर एक रिक्वेस्ट है कि सेल डीड होने के पहले एक डिमार्केशन आप करवा लीजिए मोटा मोटी,
ताकि आपको ये पता चले कि भाई ऑन रिकॉर्ड अगर 500 स्क्वायर मीटर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे फील्ड में भी 500 स्क्वायर मीटर मिल रहा है। एक आधा स्क्वायर मीटर 5 स्क्वायर मीटर में आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर वही अगर 50 स्क्वायर मीटर हो तो आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप उनको एक्सेस पेमेंट दे रहे हो। दूसरा जो प्लॉट की बात है, मैं प्लॉट लेने वालों को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप प्लॉट लेते हो, प्लॉट नंबर के हिसाब से आप लेते हो, सेल डीड में आता है, आप पहले अपना फेंसिंग कर लो। प्लॉट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि घर जब बनना शुरू होता है तो आप प्लॉट शिफ्टमेंट होना शुरू होता है। जैसे किसी ने 1 नंबर प्लॉट लिया, वो थोड़ा एक्सेस ले लिया, तो दूसरे नंबर वाला प्लॉट का थोड़ा जमीन चला गया, वो क्या करे, तीसरे में जाएगा, तीसरा वाला चौथा में, जो लास्ट प्लॉट वाला रहता है उसका जमीन ही नहीं रहता है, जमीनी तौर पे। फिर बीच में आपका आने जाने का रोड छूटता है, काफी जगह में प्लॉटिंग होने के टाइम उसको कवर कर लेते हैं। देखिए इससे क्या होता है कि हमारा आइलैंड सेस्मिक जोन में बैठा हुआ है, कोई अर्थक्वेक हुआ, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हुआ, तब आपको निकलने के लिए झटपट जगह नहीं मिलेगा। वो एक चीज है। दूसरा है, प्लॉट में जब आप जाके लेते हो तो सबसे पहले एग्रीमेंट करने का पहले ये देखना है कि जिससे रियल एस्टेट वाला लेके बेच रहा है आपको, वो इंडिविजुअल नाम में है कि नहीं है। बिल्कुल। अगर 4-5 लीगल हायर्स है और एग्रीमेंट कोई एक कर रहा है तो ये मान के चलिए ये जमीन बराबर केस में आएगा। तो ये सब वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और एक बार रजिस्ट्रेशन होकर सेल डीड के हाथ में मिल गया, अपना जमीन कब्जा करके रेलिंग बांध के रख लेने का। फेंसिंग आप कर देते हो, देयर इज नो इश्यू देन, क्योंकि आपको पर्टिकुलर प्लॉट दिखाया गया, आप ले रहे हो, आप उसको फेंसिंग करो, आप छोटा सा हट बना के 1 मीटर लेके छोड़ दो वहां पे अपने नाम का। ये आपको सिंबॉलिक पोजीशन बोलते हैं हम लोग कानून के लैंग्वेज में, कि दिखाने के लिए आप एक पोजीशन में हो। तो क्या अगला केस भी करता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि ये बंदा पोजीशन में है, पोजीशन में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लॉटिंग में लेते हो, वैसे अगर इंडिविजुअल आप लेते हो तो फिर डिमार्केशन करने के बाद सब मैटर खत्म हो जाता है, आपको पता चल जाता है क्या है कैसे। तो राकेश जी, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमें भूमि राजस्व विनियम के बारे में बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जी हमारे जो दर्शक है जिन्होंने ये कार्यक्रम को देखा होगा वो ज़रूर ही ज्ञानवर्धक रहे होंगे। तो आपने अपना कीमती समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए हमारे पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार, थैंक यू। तो दर्शकों, कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि कोई भूमि या कोई प्लॉट खरीदता है तो मुझे लगता है कि पूरे जीवन भर की कमाई वो उसमें सौंप देता है। तो ज़रूरत है हमें सतर्क रहने की। तो ध्यान दें, सावधानी बरतें। फिर मिलेंगे कानून की बात कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।